बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 बार रिजर्वेशंस के अटेम्प्ट को खारिज किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। फिर फाइनली वो गया चीफ जस्टिस के बेंच के पास में और उन्होंने उसको अप्रूव किया ये बोल के कि जो डेटा हमारे पास है वो सही डेटा ये बता रहा है कि मराठा बैकवर्ड है। वही अपील जब जाते हैं पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उस सेम डेटा का एनालिसिस करती है तो ये पाया जाता है कि ओनली वन सिंगल कम्युनिटी के पास 60% एमपीएससी के लेवल पे जॉब्स है, ओनली वन कम्युनिटी। और आईएएस लेवल पे मराठा कम्युनिटी को अराउंड 30% ओनली वन कम्युनिटी का शेयर है। जब फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे और मैनिपुलेशन होगा उसमें तो जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में असंग वानखेड़े हैं। असंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। असंग से है हमारा तीसरा संवाद है और असंग के बारे में शायद आप सब लोग जानते ही होंगे। ऑक्सफोर्ड से वो डॉक्टरेट कर रहे हैं और उनकी ईडब्ल्यूएस पे किताब भी आई है और 2 किताबें वो आने वाले हैं, मराठी रिजर्वेशन पे हैं और एक मैनुअल स्क्रैवेंजिंग पे भी उनकी किताब आने वाली है। साथ ही साथ दुनिया के कई देशों में वो अपनी सेवाएं भी देते हैं, एक्टिविज्म भी करते हैं। तो असंग से आज हम कई विषयों में बातचीत करेंगे, विशेषतः ईवीएम के बारे में बातचीत करेंगे, मराठा आरक्षण के बारे में बातचीत करेंगे, ईडब्ल्यूएस पे बातचीत करेंगे, एजुकेशन सिस्टम पे बातचीत करेंगे। कई ऐसे तमाम मुद्दे जिस पर हम असंग से बातचीत करेंगे। असंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरा पहला सवाल यह है कि आज क्योंकि आप भी भारत से हैं, आप पढ़ाई के लिए लंदन गए हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करते हैं, लेकिन अभी कुछ समय के बाद भारत में लोकसभा के जनरल इलेक्शन होने वाले हैं जी। और एक बहुत ही अहम मुद्दा इस बार यह है कि ईवीएम पे फिर से एक बार काफी चर्चा हो रही है। देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इलेक्शन कमिश्नर जो है उनसे समय मांगा है, लेकिन पिछले 2 महीने से उनको मिलने का समय नहीं दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ईवीएम जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसके साथ वीवीपैट जो है उसका 100% मिलान होना चाहिए, इस तरह की बातें भी कही गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ना ही सरकार ने इस पर कोई अपनी राय रखी है। दुनिया के कई देशों में ईवीएम पे बैन है, ईवीएम से वोटिंग नहीं की जाती। आप भी यूके में अभी रहते हैं, आपने कई तरह के देशों का भी भ्रमण किया है, तो दुनिया में ईवीएम के ऊपर बैन क्यों है, ईवीएम पे विश्वास क्यों नहीं करते लोग और यूके में भी ईवीएम से इलेक्शन क्यों नहीं होते? जी, थैंक यू अमन जी, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। सबको जय भीम। कंसर्न ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो फुल प्रूफ कभी भी नहीं होती। राइट। सो कोई भी टेक, हम सब टेक साइवी हम खुद को बोलते हैं। हाँ। तो बियॉन्ड टैंपरिंग नहीं होती, टैंपर प्रूफ कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती। नहीं है। अब मैं उदाहरण दूंगा, आपने सर यूके की बात की और मैं यूके में अभी 6-7 साल से हूँ। सो वहां पे द गार्डियन में, और मैं आपके साथ वो लिंक भी शेयर करूंगा, ये रिपोर्ट आया था कि अभी वहां पे भी जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं दिस ईयर, तो 2024 में। तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि 2 साल पहले वहां पे उनके पास साइबर अटैक हुआ था ऑन डेटा। तो उनके पास एक डेटाबेस है सब वोटर्स का, जहाँ पे उनकी पर्सनल डेटा जो कुछ भी होता है, और यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंडर भी वो आते हैं। फिर भी वो डेटा वो ब्रीच हुआ था बिकॉज उनके ऑनलाइन सर्वर्स आर नॉट फुल प्रूफ। तो वहां के जो इलेक्शन कमिश्नर है और जो हेड इलेक्शन कमीशन को लीड करता है, उन्होंने ये कहा था कि यूके इज वेरी लकी कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। तो अभी भी यूएस बोलिए, यूके बोलिए, जो भी सबसे प्रगत वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है, उनमें फोकस अभी भी पेपर पे ही रखा गया है, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ डेमोक्रेसी कि फेयर इलेक्शंस हो। जब फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे और मैनिपुलेशन होगा उसमें, तो जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब आपने जो सर सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत लोगों ने पिटीशन डाली है। बिल्कुल। सर आपको भी पता होगा कि 3 से 4 पिटीशन गई है। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने ये कहा है, 2 जजेस ने, कि इनकन्वीनियंस होगी इलेक्शन कमीशन को, इसलिए हम इसको मैचिंग नहीं करेंगे। सो द इश्यू यही है कि जो वीपैट जो पर्ची प्रिंट होके आती है और जो बक्से में गिरती है, तो प्ली ये थी कि आप जरूर ईवीएम यूज करिए, लेकिन हमें आप पावर दीजिए और नहीं तो इलेक्शन कमीशन को कि आप उसको टैली करिए। बिल्कुल टैली होना चाहिए। जी। और कंसर्न इसलिए था क्योंकि जब 2019 के इलेक्शंस हुए थे, जिसमें भी एक हम बोलते हैं कि सैंपल सर्वे करते हैं ईवीएम्स का, उसमें 5 ऐसे ईवीएम रैंडमली सिलेक्ट करके उन्होंने देखा था कि इसमें डिस्क्रिपेंसी है क्या। बिल्कुल। और डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी। उसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर
सच में सरकार को या इलेक्शन कमीशन को कुछ भी छुपाना नहीं है। तो रिसोर्सेस हमारे सरकार के पास बहुत ज्यादा है, और इससे पहले भी बैलेट से वोटिंग हुआ है एग्जैक्टली। तो क्या समय एक दिन का जाएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी और डेमोक्रेसी लेजिटिमेसी भी रहेगी। क्योंकि और एक सवाल बहुत लोग ये पूछते हैं कि लोग इतने डरे हुए क्यों है? डरे हुए इसलिए है क्योंकि जो अभी डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इंडिया में हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। हाँ, उसकी वजह से हमें पता नहीं कि हमारे एक्चुअल वोट्स हम जो जिसको डालते हैं उनके पास ही जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात असंग ने कही है कि जो प्रगत देश है वहां पे ईवीएम के ऊपर बैन है, वो ईवीएम नहीं रखते, उन्हें 0% भी एरर नहीं चाहिए होता है, इसलिए ईवीएम को उन्होंने हटा दिया है और बैलेट से ही वोटिंग होते हैं। भारत में भी बैलेट से ही वोटिंग होना चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, या फिर जो वीवीपैट है उसका 100% मिलान होना चाहिए। ये बात जो है देश के तमाम राजनीतिक दल भी कह रहे हैं, देश के लोग भी कह रहे हैं, देश के चुनाव आयोग ने और सरकार ने भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात जो है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है, आपने ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में किताब भी लिखी है। यहाँ पर जो भारत में हो रहा है कि कई जो ऐसे ग्रुप्स है वो आरक्षण की बात करते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप आएंगे तो मराठा रिजर्वेशन की बात होती है, हरियाणा में जाट रिजर्वेशन की बात है, पटेल भी गुजरात में आरक्षण मांग रहे हैं। तो कई ऐसे जो वर्ग है जो पहले से सदन है, संपन्न है, जिनके पास सभी संपत्तियां भी है, उसके बावजूद उन्हें लगता है कि वो पिछड़ गए हैं और वो आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को खारिज भी किया था, मराठा आरक्षण को, और ये भी कहा था कि आपका प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़े पैमाने पे है, आपके पास सदन संपत्ति भी बहुत बड़े पैमाने पे है। इसके बावजूद भी एक पब्लिक प्रेशर या पॉलिटिकल प्रेशर बना के आरक्षण की डिमांड हो रही है। आप किस तरह से देखते हैं सारे इस मसले को, क्योंकि आपने अच्छे जानकार है आरक्षण के बारे में, आपकी किताब को भी एक कंपलसरी किताब के रूप में बार काउंसिल ने रिकमेंड किया है, तो आप किस तरह से देखते हैं ईडब्ल्यूएस को और इस आरक्षण को? सो ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, तो मैं कहता हूँ कि वो SC/ST आरक्षण को मिटाने के लिए लाया गया है। सवर्णों का जनेऊधारी आरक्षण जो बहुत लोगों ने कहा है, कोई दरिद्री सवर्ण आरक्षण भी कहते हैं एग्जैक्टली। तो हमें अभी समझना चाहिए कि जो लिटरेचर हम एकेडमिक्स में पढ़ते हैं कि डिमांड्स क्यों है भाई। इतनी संपन्न कम्युनिटी, मराठा कम्युनिटी, फिर भी इतनी रिपीटेड डिमांड क्यों कर रही है? तो फर्स्ट एक प्रॉब्लम है परसेप्शन का। परसेप्शन ये है कि हम पिछड़े हैं, और वो परसेप्शन इसलिए आता है क्योंकि उनको लगता है कि रिजर्वेशन मिलने से हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। अब ये एक प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट ने भी, और आपने सही बोला कि जब मैं सेकंड किताब भी आ रही जिसमें मैं एनालिसिस करता हूँ, सेकंड किताब में का टाइटल ही यही है कि लीगल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ मराठा रिजर्वेशन। लीगल इम्पॉसिबिलिटी, ओके। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने, डॉक्टर जस्टिस लक्ष्मणराव पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का जजमेंट है, वहां पे क्लियरली 5 जज बेंच ने बोला है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो डेटा कलेक्ट किया था यहाँ के बैकवर्ड क्लासेस, महाराष्ट्र बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने, उसको रॉन्गली इंटरप्रेट किया है। ओके। तो आप उसकी मैं 1-2 मिनट में उसका सिनॉप्सिस दूंगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 बार रिजर्वेशंस के अटेम्प्ट को खारिज किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। फिर फाइनली वो गया चीफ जस्टिस के बेंच के पास में, और उन्होंने उसको अप्रूव किया ये बोल के कि जो डेटा हमारे पास है वो सही डेटा ये बता रहा है कि मराठा बैकवर्ड है। वही अपील जब जाते हैं पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उस सेम डेटा का एनालिसिस करती है, तो ये पाया जाता है कि ओनली वन सिंगल कम्युनिटी के पास 60% MPSC के लेवल पे जॉब्स है। ओनली वन कम्युनिटी। और IAS लेवल पे मराठा कम्युनिटी को अराउंड 30%, ओनली वन कम्युनिटी का शेयर है। तो हमें ये समझना चाहिए कि फर्स्ट उनका कोई लेजिटिमेट क्लेम नहीं है। बिल्कुल। आफ्टर M नागराज जजमेंट, उन्होंने और बाकी की जजमेंट्स में भी जो M नागराज को अपहोल्ड करता है, बैकवर्डनेस रिकग्निशन का एम्पिरिकल डेटा होना चाहिए सरकार के पास। हम ऐसे नींद से उठ के किसी भी कम्युनिटी को बैकवर्ड नहीं बोल सकते। सही बात। और विद मराठा रिजर्वेशन इतने बार एनालिसिस हो चुका है एम्पिरिकल डेटा का कि उनके पास कोई पावर ही नहीं करने का। एग्जैक्टली। और सर सेकंड इशू इसमें ये ऐसा हो रहा है कि पॉलिटिकल क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि आप मराठा कम्युनिटी को बोलिए कि अदर एवेन्यूज हैं आपको ग्रो करने के लिए, और रिजर्वेशन ही नहीं है। तो अब क्या करती है सरकार? और ये बहुत अच्छा लिटरेचर में भी हुआ है, और मैं भी इसके बारे में भी किताब में भी डेफिनेटली मेंशन करूंगा कि एक ऑस्कुलेशन होता है, हम पेंडुलम देखते हैं। एक बार सरकार के पास जाता है और सरकार उसको कुछ भी इलीगल, उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, एक दिन भी
संविधान के आधार पर वो कोर्ट में स्टैंड नहीं होगा, फिर भी वो अपने पावर का इलेजिटिमेट यूज करके उसको एनेक्ट कर देती है और भेज देती है सुप्रीम कोर्ट के पास। एग्जैक्टली। और सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज करता है तो वापस उनके पास आ जाता है। तो ये चीज हो रही है मराठा रिजर्वेशन के साथ में, और उनकी क्लेम्स कंप्लीटली इलेजिटिमेट है। बिल्कुल जी। तो ये क्लेम्स बिल्कुल इलिजिमेट है मराठा आरक्षण के संदर्भ में असंघ ने ये बातें कही है। मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल भी है, जैसे कि मराठा आरक्षण के बारे में आपने बहुत विस्तार से और अच्छी तरह से बातें रखी कि बहुत ही इम्पॉसिबल है इस तरह से देना जी। भारत में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है जी। और जैसा हम 3 साल तक ग्रेजुएशन करते थे, अभी वो 4 साल का होने वाला है। तो ठीक है, सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है, वो अपने तरीके से सोचती है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम जो आपने देखा है, चाहे यूएस में हो, चाहे यूके में हो, या अलग अलग जगह हो, आप किस तरह का डिफरेंस पाते हैं? पहले तो फोकस मेरिट पे नहीं है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मेरा ये मानना है। और इसका उदाहरण मैं ऐसे दूंगा कि आईएससी बैंगलोर जो है, वहां पे 109-110 साल पुरानी जो कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी साइंस के ऊपर, और वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है आईएससी वर्ल्ड में, राइट, उसको खारिज करके अभी उसकी जगह पे कोई एक राइट विंग हिंदू वादी कॉन्फ्रेंस की जाए। राइट। सो फोकस इस पे एक्सेलेंस पे नहीं है, एक्सेलेंस पे नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है वो SC STs को और जातिवाद को और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में लाने के लिए लाया गया है। बिल्कुल। यहाँ पे एक इश्यू ये भी है कि पंचर कैसे बनाया जाए, यहाँ पे ये भी एजुकेशन पॉलिसी में है, वो पॉलिसी में है। तो हमें देखना चाहिए मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसकी सेकंड किताब भी है। तो अभी भी 98% जो लोग हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग में वो दलित समाज से आते हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि उनको वही जो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि कास्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सबको हम बिकॉज हम एक पर्टिकुलर कास्ट में बॉर्न होते हैं, हमें उस कास्ट का काम ही करना चाहिए। वो ये नई एजुकेशन पॉलिसी से वो लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर, वो उनका फोकस ये है कि हमें प्रोफेशनलिज्म पे ज्यादा फोकस करना है। उनको ये करना है कि मान लीजिए अगर आप अपर कास्ट से हैं तो आपको उसी पर्टिकुलर सेक्टर्स में आपको वो कंस्टिट्यूट करेंगे, और जॉब अगर आप मान लीजिए लोअर कास्ट से है तो आपको वो पर्टिकुलर जॉब्स ही मिलेंगे। बिल्कुल। और अब्रॉड में कैसा होता है कि दे वांट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड डाइवर्सिटी पे बहुत फोकस है, बहुत ज्यादा फोकस। तो डाइवर्सिटी पे मान लीजिए अगर आप ब्लैक एथनिक मिनोरिटी से आते हैं और या आप इंडियन एशियन मिनोरिटी से आते हैं, तो आपको एक कोटा सिस्टम तो वहां पे नहीं है, और डाइवर्सिटी के आधार पर आपको अफर्मेटिव एक्शन मिलता है वहां पे। जितने भी हमारे इंडियन डायस्पोरा है उनको उनका बैकग्राउंड डेफिनेटली कंसिडर करते हैं एडमिशन प्रोसेस में, और फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट बैकग्राउंड यू बिलोंग टू, आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं एंड उसमें एक्सेल हो सकते हैं। बिल्कुल। असंघ के बाद साथ ये बातचीत हमारी जारी है। एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है कि जो सोशल इश्यूज भारत में हमेशा होते हैं, हम देखते हैं कि कई प्रोटेस्ट होते हैं, कई तरह से लोग बड़े पैमाने पे अपने जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, और बड़े पैमाने पे कास्टिज्म से भी लोग अफेक्टेड होते हैं भारत के अंदर में, एक बड़ा इशू है। और यही हमने देखा है कि कुछ कुछ हद तक आप जैसा यूएस में है, यूके में है, या अन्य देशों में भी अफेक्ट हो रहा है कई जगह पे, लेकिन वहाँ पे कास्ट के संदर्भ में एक लॉ भी आया गया है, कई जो मिनोरिटीज है उसको प्रोटेक्ट कैटेगरी में रखा गया है। आपको कैसा लगता है कि ये कास्ट जो है, भारत की जो कास्ट सिस्टम है, भारत के बाहर जाने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो किस तरह से इसको एड्रेस करने की जरूरत है? और जो यंग जनरेशन जो आते हैं, जो कभी कभी काफी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं इससे संदर्भ में, तो आपको क्या लगता है कैसे इसको एड्रेस करें? जी, मैं एंगेज हूँ यूके ग्रुप के साथ भी और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप्स के साथ भी, टू प्रोटेक्ट टू मेक कास्ट एज अ प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। तो मुद्दा ये है कि हमारे इंडियन डायस्पोरा में अपर कास्ट मोस्टली माइग्रेट करते हैं अब्रॉड कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया रहे, यूएस रहे, कहीं भी रहे। तो हमने देखा बाबा साहब का फोरसाइट देखिए, बाबा साहब ने बोला था कि जब भी इंडियंस माइग्रेट होंगे बड़े नंबर्स में, वो अपना जातिवाद साथ में लेके जाएंगे, एंड वही हम अभी देख रहे हैं। यूके का जो एग्जांपल है उसमें 2010 इक्वालिटी एक्ट में ड्यूटी थी गवर्नमेंट के ऊपर कि आप एक सेपरेट कास्ट बेस्ड लेजिस्लेशन लाइए यूके में, जिसकी आप एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ जो हमारे ग्रुप्स वहां पे है, दलित समाज के ग्रुप्स है, उनकी लॉबिंग की वजह से। अब राइट विंग इतना पावरफुल है यूके में भी, तो उन्होंने उसको अपोज किया। सेम अब यूएस में भी देखा हमने कि सियाटल में बोलिए कि ईस्ट कोस्ट पे भी अदर जो स्टेट्स है वहां पे भी उन्होंने लेजिस्लेशन पास करने की कोशिश की, लेकिन कैलिफोर्निया का एग्जांपल लेते हुए इतना ज्यादा उनसे रेजेंटमेंट मिला, अपोजिशन मिला।
तो मेरा आर्ग्यू, और अभी मैं ऑस्ट्रेलियन ग्रुप्स के साथ भी काम कर रहा हूँ, उनकी ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो स्टडी है उसको लीड कर रहा हूँ कि कैसे हम कास्ट को विद इन एंटी रेसिज्म फ्रेमवर्क में लाए। तो सर इश्यू ऐसा हो रहा है कि जितने हमारे दलित समाज के लोग प्रगत कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड में भी मिल रही है। और स्पेशली अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज इन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप है उसकी वजह से 80 स्टूडेंट्स अराउंड पर ईयर अब्रॉड जाते, बस अकेले महाराष्ट्र से। तो मान लीजिए अब अलग अलग कुछ स्टेट्स में भी है, तेलंगाना में भी अच्छा, और कर्नाटका में भी है, आंध्रा में भी है। तो उससे क्या हो रहा है कि जितने हमारे इंडियन डायस्पोराज अब्रॉड जा रहे हैं, कास्टिज्म इज सो मच प्रेवलेंट है। तो हमें लगा था कि अगर आप एक वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जाएंगे तो कास्टिज्म पूरी तरह के व्हाई शुड मैटर, आपका मेरिट मैटर करता है। अगर आप इतने आप में दलित समाज के बच्चों में और यंग प्रोफेशनल्स में इतना मेरिट है अब्रॉड में जाने के लिए, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन कास्ट सिस्टम इतनी ज्यादा एंट्रेंज्ड हम बोलते हैं सोसाइटी में इंडियन अभी भी है कि ये कहीं भी आप माइग्रेट हो जाइए, मैं तो बोलता हूँ कि आप दूसरे प्लेनेट पे भी चले जाइए, वो डेफिनेटली साथ में लेके जाएंगे। अब इसका आंसर क्या है? मुझे पूछा गया कि इतना अपोजिशन ग्रुप्स में क्यों होता है, इतनी एंजाइटी हिंदू ग्रुप्स में क्यों होती है जब हम इस इश्यू को अब्रॉड लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो ग्रुप्स है अब्रॉड में उनका जो अप्रोच है वो काफी ज्यादा एंटी हिंदू, एंटी आरएसएस है, जो ठीक है, मैं उसको अपोज नहीं करता। लेकिन जो मेन आर्ग्यूमेंट मैं अपने दोस्तों से और भी कहना चाहूंगा कि हमें करना चाहिए कि सबसे पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का अबॉलिशन और अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, बिल्कुल 1950s में। और 1950s में जब बीजेपी थी भी नहीं तभी भी, पर अभी भी बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, एटलीस्ट फॉर्मली हम देखते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लविंग, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग ये जो आपकी सरकार है यहाँ पे और आपकी आइडियोलॉजी भी फॉर्मली है, सो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अब्रॉड में उसको अपोज करने के लिए कि हम लोग जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया है वही कर रहे हैं। बिकॉज अराउंड 1 मिलियन पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया में अकेले इंडियन डायस्पोरा की। ओके, तो आई थिंक पर्सनली ये पॉलिटिक्स का पार्ट इसलिए है क्योंकि अभी तक उनको एक क्लीन चिट मिली है डिस्क्रिमिनेशन करने की अब्रॉड में। और ये पावर गेम भी होता है सर। हाँ बिल्कुल, पावर गेम भी होता है कि उनको पावर एक्सरसाइज, अपर कास्ट को पावर एक्सरसाइज करना दलितों के ऊपर, चाहे इंडिया में हो, चाहे अब्रॉड में हो, कि चाहे दूसरे प्लेनेट पे ही हो। प्लेनेट पे क्यों ना, बिल्कुल ये बात सही है। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपकी किताब भी आ रही है मैनुअल स्क्रॉन्जिंग के ऊपर, और ये बहुत बड़ा इश्यू भारत में आज भी है। इस पर काफी डिस्कशन हुए, चर्चा हुई, लेकिन आज भी जो है टेक्नोलॉजी के जमाने में भारत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है। हम चांद पे तो जा रहे हैं, सन पे जा रहे हैं, लेकिन मैनुअल स्क्रॉन्जिंग को हम पूरी तरह से एबोलिश नहीं कर पाए। आपकी किताब में किस तरह से अपने बातों को एड्रेस किया है? जी, तो मेरी किताब जो ये 3rd किताब जो है, इसके ऊपर मैंने फोकस, मैंने 3 आर्टिकल्स के ऊपर फोकस किया। तो पीयर रिव्यू जर्नल्स में जो 3 आर्टिकल्स हैं, उनको उसका संदर्भ लेके मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंस यानी जो जजमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से डॉक्ट्रिन बनता है मैनुअल स्क्रैवेंजिंग के ऊपर, उसका क्रिटिकल एनालिसिस है। राइट, मेरा ये आर्ग्यूमेंट है, जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है कि सरकार ने तो मैनुअल स्क्रैवेंजिंग में से कास्ट को इनविजिबलाइज कर ही दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है while trying to approve और and understand कि manual scavenging is a wrong against humanity, wrong against आप बोलिए फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। उन्होंने एक्चुअल प्रैक्टिस को एंड करने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले हैं, और जो भी जजमेंट्स है 1950s ऑनवर्ड्स से आज तक, वो पूरे जजमेंट का क्रिटिकल एनालिसिस है। और जो क्रिटिकल एनालिसिस से ये निकल के आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल स्क्रैवेंजिंग में के जो जजमेंट्स है, जो रिटर्न जजमेंट्स हम देखते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद का प्रेसिडेंस फॉलो नहीं किया है। तो हम एनालिसिस जो करते हैं वो इसका है कि अनटचेबिलिटी जूरिस्प्रूडेंस जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहता है कि अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज इलीगल, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। राइट, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 17 में प्रोहिबिशन है। मैनुअल स्क्रैवेंजिंग के थ्रू अनटचेबिलिटी इज प्रैक्टिस एवरीवेयर, इवन टुडे। एंड आपने ऑटोमेशन का सवाल उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भट्ट साहब, जो मेरे पहले बुक की लॉन्च के लिए भी आए थे, उन्होंने ये सवाल पूछा कि बाकी सब कंट्रीज कैसे करती है। उन्होंने, सरकार ने जवाब ये दिया कि बाकी सब कंट्रीज ऑटोमेशन से करती है। राइट, एंड इंडिया में इतना वेल्थ है, और मैं मानता हूँ कि IITs
में इतना ज्यादा ब्रेन पावर है हाँ बिल्कुल कि अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना है तो वो विद इन 6 मंथ्स हो सकता है। बिल्कुल हो सकता तो ऑफकोर्स एक लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी है। हाँ। और सेकंड ये भी है कि उनको चीजें एक्सपेंसिव नहीं करनी। हाँ ये बात भी है। दलित समाज की एक आसानी से मिल जाता है लेबर Yes. और उनकी लाइफ की वैल्यू 10,000 रुपए होती है। हाँ बिल्कुल। मैं ये बोलता हूँ क्योंकि जिनको जो अपने मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं जो गटर में उतरते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आई विल कम टू दैट एस्पेक्ट इन अ सेकंड, लेकिन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के थ्रू भी आप इतनी सारी डिसीजेस खुद में ला लेते हैं व्हेन यू एंटर मैन होल्स। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का अब तक बलराम सिंह जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस भट्ट का, उसके पहले तक सुप्रीम कोर्ट का यही बोलना है कि अगर आप अच्छे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप मैनुअल स्कैवेंजर को देते हो दलित समाज के, दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एंड मेरा ये बोलना है कि दिस इज एक्चुअली अ वेरी वायलेंट वे ऑफ ट्रीटिंग दलित्स, क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अनटचेबिलिटी को इनविजिबलाइज कर रहे हैं और उनके एक्चुअल फिजिकल सफरिंग को इनविजिबलाइज कर रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। असंग एक बात है कि आप ऑक्सफोर्ड में हैं, इतने साल से पढ़ाई कर रहे हैं, शायद आपका ये लास्ट ईयर है वहां पे। बाबा साहब भी वहां पढ़े हैं लंदन में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, और आपके जो आप जहाँ पढ़ते हैं वहां से कुछ ही दूरी पे है। तो क्या इंस्पिरेशन होता है जब आप उसी जगह पे हैं जहाँ बाबा साहब पढ़े हैं, और वहां पे एक मॉन्यूमेंट भी बन गया है, एक स्मारक भी बन गया है, काफी लोग वहां पर आते भी हैं, तो किस तरह से आपको डे टू डे मोटिवेट करते रहता है? जी, मेरा फर्स्ट डिग्री एज अ फिजिक्स स्कॉलर मैं एलएलएम में सोवास में था, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज। राइट। तो जिस यूनिवर्सिटी से बाबा साहब पढ़े थे उसी में था मैं। राइट। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोवास, दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के पार्ट है, सेपरेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस है लेकिन पार्ट है। लेकिन सो मेरा जो बेस था वो है रसल स्क्वायर में। बाबा साहब जिस होटल में रहते थे, और जब बाबा साहब जिस होटल में रहते थे रसल स्क्वायर में, वो बाजू में था। अच्छा, ओके। तो बाबा साहब मैंने हमेशा से इमेजिन किया है जब मैं लंदन में स्पेशली उस एरिया में था कि बाबा साहब एटलीस्ट 5 से 6 किलोमीटर चल के आते थे किंग हेनरी रोड से, जो कैम्पटन नॉर्थ ऑफ कैम्पटन है। और इतनी ठंड में, अभी तो बसेस हम लोग यूज करते थे, बाबा साहब पैसे बचाने के लिए, बिकॉज ही वाज इन्वेस्टिंग इन बुक्स, और वो खाना भी कम खाते थे। आप हमने सबने पढ़ा है। तो इंस्पिरेशन ऐसा था कि हम उस मुकाम तक पहुंच सके बिकॉज बाबा साहब की वजह से। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना घंटे पढ़ाई की, और पढ़ाई इसलिए नहीं की क्योंकि उनको खुद को कुछ पैसा कमाने की लत थी, या बोलिए कि उनको खुद को बिलियनर बनना था। चाहते तो बाबा साहब बिलियनर बन सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने एक ही ध्येय रखा कि मैं अपने समाज का उद्धार कैसे करूं। सो जो इंस्पिरेशन बाबा साहब से आती है, स्पेशली उस एनवायरनमेंट में लेके एलएसी में जाना, बाबा साहब के घर में भी जाना, अभी जो स्मारक आपने जो बोला है, को ये लगता है कि बाबा साहब ने उस वक्त यहाँ पे रह के 1920s में लंदन में रह के जो कुछ भी किया, उसकी वजह से बाबा साहब का एक्सीलेंस बढ़ा। एंड बाबा साहब को एक अथॉरिटी, लीगल, पॉलिटिकल इकोनॉमी में अथॉरिटी और इकोनॉमिक्स में भी अथॉरिटी का दर्जा मिला। इसकी वजह से साउथ ब्यूरो कमीशन हो या साइमन कमीशन हो, बाबा साहब को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिला। सो सर, इंस्पिरेशन तो ऐसी होती है, और जो अपने यंगस्टर्स को भी मैं कहना चाहूंगा डेफिनेटली कि समाज का सुधार करने के लिए जो कोर्सेस है और जो थिंकिंग है उसकी बहुत जरूरत है। हमारे समाज में आज के जमाने में कुछ फ्यू ही ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं अनफॉर्चुनेटली, जो समाज के इश्यूज के ऊपर काम तो करते हैं, लेकिन एक रेडिकल वे से हम, बाबा साहब ने तो जो कर लिया कर गए, लेकिन बाबा साहब का कारवान आगे कैसे बढ़ाए यूजिंग हिज ओन थॉट्स, वो लैकिंग है मुझे लगता है। बिल्कुल। सो एंड वो ये इंस्पिरेशन बाबा साहब से मिलता है कि अब हम बाबा साहब का कारवान आगे कैसे बढ़ाए। सो आई थिंक हमारे ऊपर ही है, वो हमारे ऊपर ही है, हम ही करेंगे। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाबा साहब एक नेशन बिल्डर भी थे, और जिस तरह से भारत को जब आजादी मिली तब तक भारत कई खंडों में विभाजित था, एक राष्ट्र नहीं था जी। एक राष्ट्र बनाने का बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर अम्बेडकर का है कि सारे जितने भी रियासतें थी उन रियासतों को इकट्ठा करना, उनका एक देश बनाना। और भारत में उस वक्त तक लोगों को राइट्स नहीं थे, जस्टिस नहीं था, लिबर्टी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, या कई ऐसे तबके थे जो वंचित थे। तो इन सबको मिला के बाबा साहब ने एक देश को एक संविधान दिया, सारे देश को एक सुर में पिरोया, और अपने देश के संविधान का कोई धर्म नहीं रखा। उन्होंने कहा कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट जो होगा वो एक धर्मनिरपेक्ष होगा। लेकिन जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे देश आज भी है, इवन भारत में भी होता है कि एक विशिष्ट धर्म को थोपने की कोशिश से
की जा रही है जी और जो अलग अलग मान्यताएं हैं, जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जो अलग अलग विविधताएं भारत के हैं, जी उसे नष्ट करने की भी कोशिश हो रही है। जी आप दुनिया के कई प्रगत देशों में जा चुके हैं, आप जी। स्वयं लंदन में रहते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या देश का कोई एक धर्म होना चाहिए या सभी विविधताओं को इकट्ठा लाके एक अच्छा देश बनाना चाहिए? जी, बहुत रेलेवेंट है करंट टाइम्स के लिए सवाल। बाबा साहब की मुझे पंक्तियां याद आई जब आपने बोला, आई एम एन इंडियन फर्स्ट एंड लास्टली। राइट। एंड जब कोई बाबा साहब को पढ़ता है तो उनका जो कमिटमेंट था, जैसा आपने बोला, एक दलित समाज के लिए नहीं था, बुद्धिस्ट लोगों के लिए नहीं था, वो पूरे नेशन के लिए था। राइट। सो ही इज अ नेशन बिल्डर, जो अभी हम रिकग्नाइज भी करते हैं। तो सबसे डेंजरस चीज जो अभी हो रही है वो ये हो रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे ही रख के उसी प्रिंसिपल्स को मिटाया जा रहा है। एंड एक पर्टिकुलर रिलीजन को थोपने की जब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा स्टेट फंडिंग भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जाता है, बिल्कुल, तो उसमें इंडिया प्रोग्रेस नहीं करेगा। हाँ। अब्रॉड में जब भी मैं गया हूँ वहां पे सेक्युलरिज्म का तो ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट यही है, हाँ। लेकिन एक इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअलिटी की आप इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, कास्ट, सेक्स, कुछ भी हो, उसके आधारित बाबा साहब ने हमें वो फंडामेंटल राइट्स में दिया ही है कि ये जो सब चीजें हैं, जो आइडेंटिटीज हम लोग मानते हैं कि तू नीची जात का, तू ऊपर वाली जात का, यू नो, यू आर अ फीमेल, यू आर अ मेल, ये सब मैटर नहीं करती है अब्रॉड में। बिल्कुल नहीं। और हमने एक एग्जांपल लेना चाहिए, डोंट टेक मी रॉन्ग, की मैटर नहीं करती, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है, हाँ। लेकिन फॉर्मली वो देश की प्रोग्रेस में हमेशा एक बाधा बन के ही रहेगी। और इंडिया में भी हम लोग अभी जैसे देखते हैं कि लोग डरे हुए हैं, एंड जो कोई भी नेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकता अगर उसके कंस्टिट्यूएंट लोग और जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन भी डरे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और असंग से हमने आज जो कुछ बातें की, बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें उन्होंने कही और एक अपने आप में एक बुद्धिमान व्यक्तिमत्व के तौर पे वो सामने आ रहे हैं और जनरेशन, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी है। और असंग, आप ऐसे ही आगे पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और वापस आने के बाद देश के लिए अपना योगदान देंगे, हमें उम्मीद है। और आज आप हमारे बीच आए, कई ऐसे तमाम बहुत सारे मुद्दे थे, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियरिफाई भी किया। मुझे लगता है कि दर्शकों को ये सारी बातें काफी समझ में आई होगी और बहुत ही रिलेवेंट और रैशनल थॉट्स आपने रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, जय भीम, थैंक यू सो मच।